नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डेली 30 में। आज की तारीख है 7 जनवरी 2021 और आज का जो टर्म है वो है भूगोल का। भूगोल के डेली 30 के अंतर्गत भारत का भूगोल का सामान्य परिचय हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक लेवल के प्रश्न, बहुत ही सामान्य से प्रश्न, उनको हम देखेंगे और 10 प्रश्न आज के करंट अफेयर के हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों ऑप्शंस को आप देखिए और मैं इसका उत्तर आपको व्याख्या सहित बताने जा रहा हूं। उसको ध्यान से पढ़िए, अपना उत्तर दिया कीजिए, फिर इससे मिलान किया कीजिए। ये प्रोसेस जो आपका चलता रहता है डेली 30 के माध्यम से, रोज की रोज जो ये प्रक्रिया चल रही है, इससे अच्छा तैयारी का कोई साधन नहीं हो सकता। इस पर आप यकीन कीजिए और आप उसका रिजल्ट अपने एग्जामिनेशन में देखेंगे। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं और इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिपुरा आपको दिख रहा है और ये जो त्रिपुरा है इसमें वही मैप खोला गया है जहाँ पे इसकी जरूरत है। तो त्रिपुरा ये देखिए 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है और यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा ऐसा एक राज्य है जो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। एक ही देश की 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो वो हो जाएगा त्रिपुरा। तो ये ध्यान रखा करिए, जब भी आप पढ़िए तो थोड़ा सा मैप को दिमाग में बिठाइए, जो कि आपकी लंबे समय के लिए जो आपकी तैयारी है उसमें ये मदद करेगा। अगला जो प्रश्न है, भारत श्रीलंका से अलग होता है। बहुत ही सामान्य सा ये प्रश्न है। सुएज नहर से, पाक जलडमरू मध्य से, खंबात की खाड़ी से, कच्छ की खाड़ी से। और इसका सही उत्तर है पाक जलडमरू मध्य से। पाक जलडमरू मध्य जो है, पाक स्टेट जो है, वो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी पार्ट है उसका, उसके बीच में स्थित एक जल संधि है ना, स्ट्रेट है। स्ट्रेट होती है ना, जो 2 वाटर बॉडीज को जोड़ती है और 2 जो लैंड होते हैं उनको अलग करती है। तो बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी के साथ ये जोड़ने का काम करता है और ये भारत और इसको श्रीलंका को अलग करने का काम करता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर पाक स्टेट ये लिखा हुआ है। तो ये पाक स्टेट के बारे में ही ये बात हो रही थी। ये पाक स्टेट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखिए, ये पाक स्टेट है यहाँ पर और ये पाक स्टेट इन दोनों को अलग करता है। मैप में आप देखते चलिए, बस आपकी आदत डालना चाहता हूँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सी रेखा भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है? उत्तर पूर्वी सीमा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, ये सब सीमा रेखाएं हैं। तो इनमें से जो मैकमोहन रेखा है, ये भारत और चीन के मध्य जो सीमा का निर्धारण है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच में विभाजन करती है, सीमा का निर्धारण करती है। 1962 का जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, तो यही जो है 1962 के भारत चीन युद्ध का केंद्र एवं कारण यही थी। यह क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई का पर्वतीय स्थान है और इस सीमा रेखा का नाम हेनरी मैकमोहन है, उन्हीं के नाम पर रखा गया। वैसे इसका सही नाम मैकमोहन होता है, हम लोग इसको मैकमोहन कह देते हैं, लेकिन मैकमोहन सही इसकी स्पेलिंग होती है अंग्रेजी में। तो उन्होंने क्या किया था, इस समझौते में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत की तत्कालीन अंग्रेज सरकार में वो विदेश सचिव थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। तो ये मैकमोहन रेखा है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है। अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, तिब्बत। तो ये हम भारत की बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं, भारत के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन आगे कंटिन्यू रहेगा। तो अफगानिस्तान जो है, भारत और उस अफगानिस्तान के साथ में डूरंड लाइन जो है वो सीमा निर्धारण करती है। 1893 में हिंदुकुश में स्थापित सीमा रेखा है ये डूरंड रेखा, जो अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के जनजातीय क्षेत्रों से उसके प्रभाव वाले क्षेत्रों को रेखांकित करते हुए गुजरती है। तो ये ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान और भारत के बीच में है कौन सी रेखा? डूरंड लाइन। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम, नागालैंड, मेघालय,
मिजोरम कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें बताइए, नागालैंड जो है, नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है और इसकी राजधानी कोहिमा है, जबकि दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि इसकी राजधानी जो है वो कोहिमा है। और एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। कोई जरूरी नहीं है कि जो राज्य का सबसे बड़ा नगर हो वही राजधानी हो, नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा से मिलती है, दक्षिण में मणिपुर से, लेकिन नागालैंड के साथ इसकी सीमा नहीं मिलती है। ठीक है, तो बांग्लादेश से नागालैंड की सीमा नहीं मिलती है, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप देख सकते हैं, नागालैंड यहाँ पर देखिए, ये नागालैंड है आपका, और नागालैंड की सीमा इससे बांग्लादेश से नहीं मिलती। ये म्यांमार से अगर पूछा जाए तो म्यांमार से इसकी सीमा जरूर मिलती है, लेकिन बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बहुत ही बेसिक प्रश्न, मैंने कहा था ना आपसे, चीन की भी है, नेपाल की भी, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, सबकी सीमा भारत के साथ मिलती है, लेकिन सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? वो है बांग्लादेश के साथ। और इसकी लंबाई भी आपको पता होनी चाहिए, 4096.7 किलोमीटर। आपसे ये अलग से भी ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य, यानी कि भारत के ऐसे राज्य जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, इसको आपको बताना है। तो इसमें देखिए, जो सिक्किम है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है, नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल। और अन्य भारतीय राज्य जो नेपाल से जुड़े हैं उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी है, लेकिन इसमें जो जोड़े दिए हुए हैं, जोड़े क्या, 3 का सेट दिया हुआ है, तो सिक्किम है, बिहार है और पश्चिम बंगाल, ये 3 सीमा बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? यानी कि भारतीय राज्य कौन सा है जो म्यांमार के साथ लगा हुआ है, सबसे लंबी सीमा बनाता है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, अभी हमने बताया था ना नागालैंड की मिलती है, ऐसे इन सब की भी मिलती है, लेकिन सबसे लंबी जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सब बनाते हैं सीमा। अगर आपसे पूछा जाए सीमावर्ती कौन कौन से हैं, तो ये सब हो जाएंगे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की सबसे लंबी सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है, म्यांमार के साथ साझा होती है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ये तीनों जहां पर मिल जाते हैं, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम। उत्तर देने की कोशिश कीजिए, उत्तर टाइप कीजिए इसमें, या आप अपना उत्तर टिक करके रखिए और फिर मिलान किया करिए, वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए, जिससे कि आप अपने नॉलेज को परख सके। फिर आपका संडे को टेस्ट होगा, साप्ताहिक टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, उसमें रैंक आएगी आपकी, वो रैंक मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, पब्लिश होती है, जो लोग पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं, और उसमें पुरस्कार की भी व्यवस्था है पहले की तरह अभी भी। तो कौन सा स्थान है जहां पर ये मिलते हैं? तो ये स्थान है कन्याकुमारी, भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित है कन्याकुमारी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर इसमें मिलते हैं। और वैसे अगर आपसे पूछा जाए कन्याकुमारी किस राज्य में है भारत के, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, और ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। तो कन्याकुमारी, ध्यान रखिएगा कि कन्याकुमारी में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? सबसे पूर्व में कौन सा स्थित है? अब ये भी क्वेश्चन आप मैप से ही कर पाएंगे। मैप से कैसे? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बंगलुरु, ये 4 नगर दिए हुए हैं, तो सबसे पूर्व की ओर स्थित, अगर आपने बार बार मैप देख रखा है तब तो आप बता पाएंगे, नहीं तो अक्षांश देशांतर आप नाप थोड़ी ना पाएंगे, जैसे व्याख्या में दे दिया जाता है इतने डिग्री अक्षांश, इतने डिग्री देशांतर। तो इसमें जो लखनऊ है, वो लखनऊ की स्थिति देखा जाए तो हैदराबाद 78-29 पूर्वी, भोपाल 77-30 पूर्वी और लखनऊ 81 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कठिन है, लेकिन बार बार अगर आप मैप देखते हैं तो वो काम आपका आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? वो इस तरीके से आसान हो जाता है, देखिए अब यहाँ पर ये देखिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ये लखनऊ दिया हुआ है, दूसरा पूछा जा रहा है भोपाल, है ना, एक पूछा जा रहा है ये हैदराबाद, है ना, एक बेंगलुरु पूछा जा रहा है। अब इसमें अगर मैप आपके दिमाग में है तो देखिए ये सबसे पूर्व में लखनऊ आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, तब आपको कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये आपका लखनऊ है, ये भोपाल है, ये हैदराबाद है और ये बेंगलुरु है। तो इस तरीके से पूरब में सबसे ये हो जाएगा। वैसे 81 डिग्री ये जो देशांतर, आप पूर्वी देशांतर की बात कर रहे हैं, तो ये याद रखना उतना आसान नहीं है, लेकिन वैसे आसान हो जाता है काफी। तो ये चीजें आपको मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि आप मैप से कोशिश करिए कि मैप से ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफी पढ़िए, और इससे आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? पश्चिम में गुजरात में स्थित होगा कि राजस्थान में? पहले ये देखिए, और अगर आपको ये पता है कि ये गुजरात में है, तो कौन सा होगा, पश्चिम की पूरब? अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, जो हमारे यहाँ देशांतर गुजरती है वो पूर्व ही है, पश्चिम नहीं है। तो आप पश्चिम मत टिक कीजिएगा कि देश के हिसाब से पश्चिम में कर दें। तो जो सुदूर पश्चिमी बिंदु है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है ना। गौरा मोता या गुहार मोती भी इसको कहते हैं, तो ये गुजरात में है। और इस 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में ही है, तो पश्चिम से इसका देशांतर के तौर पर पश्चिम से कोई इसका मतलब नहीं है। तो ये मत सोचिएगा कि भारत के पश्चिम की बात हो रही तो आप पश्चिम कर दें। तो पूर्वी देशांतर होगा, गुजरात में होगा, 68 और 7 होगा। ठीक है ना, 68 डिग्री 7 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप, मद्रास। ये प्रश्न एक रूप में हम कर चुके हैं कि कहां पर वो सब मिलते हैं, तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सॉरी। अब यहां पर हाँ देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट वैसे जो है वो भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है, और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो अगर आपको इंदिरा पॉइंट दिया जाएगा, वो मैं गलत बोल गया, एक्सट्रीमली सॉरी। अगर आपको इंदिरा पॉइंट दिया जाएगा तो आप इंदिरा पॉइंट टिक करेंगे, नहीं तो आप बड़ा निकोबार टिक कर देंगे, क्योंकि वहीं पर स्थित है और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ पर एक प्रकाश स्तंभ स्थित है, और इस गांव का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की पूर्व जो महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही, श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्हीं के नाम पर रखा गया। और यह बिंदु पहले पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था, है ना। अब वैसे देखा जाए तो इसका कोई मतलब भी नहीं, यहाँ कोई रहता नहीं है, केवल 4 परिवार यहाँ पर निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन महत्व इस रूप में है, वहां रहने के लिए महत्व नहीं है, वहां पर महत्व इस रूप में कि यह दक्षिणतम बिंदु है। तो ये हो जाएगा बड़ा निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट। अगला जो प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश की तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? इस प्रश्न को आप कंसेप्ट के हिसाब से करिए, इसमें बहुत परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है कि ये हमको क्या पता। ये ऐसे पता होगा आपको कि लगभग 30 डिग्री का दोनों में पूर्व से पश्चिम में अंतर है। तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए ये 95 डिग्री के आसपास, और ये 70, जो गुजरात है वो 70 डिग्री के आसपास है। लेकिन जो हमारा मानक समय है वो एक ही है, तो दोनों में जो अंतर होगा वो 2 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि ये 30 डिग्री के आसपास चौड़ाई हमारे यहाँ की है पूरब से पश्चिम तक 29 समथिंग। तो 30 इसको मान के अगर हम चलेंगे, और 15 डिग्री पर 1 घंटे होते हैं, तो 15 दूना 30, 2 घंटे बाद यहाँ पर होगा। लेफ्ट में है अगर इधर, तो ये बाद में हो जाएगा, अगर राइट में है तो पहले। तो ये राइट में 5 बजे पहले होता है, तो इधर लेफ्ट में गुजरात में बाद में होगा 2 घंटे, तो ये 7 बज जाएंगे। तो ये लगभग 7 बजे प्रातः ये हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लगभग इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैथमेटिकल बिल्कुल उतने बजे ही होगा, वो एक मोटा मोटा अंदाजा हम लगा रहे हैं। और क्योंकि जो डिग्री और मिनट है वो एग्जैक्ट हम नहीं ले रहे हैं, लगभग 30 डिग्री ले रहे हैं ना। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य में कितना अंतर पाया जाता है? तो ये है 5.5 घंटे का। ये भी कैसे? ग्रीनविच 0 और भारत का जो मानक समय है वो 82.5, और 15 डिग्री में मैंने बताया 1 घंटा, तो 82.5 में 15×5 = 75, 5 वो आ गया, और आधा घंटा 7.5 जो मिनट बचा उसके लिए आधा घंटा, तो ये कुल मिलाकर 5.5 घंटा हो गया। और क्योंकि ग्रीनविच लेफ्ट में है और भारत राइट में है, तो दाहिने जाने पे मैंने क्या कहा, बढ़ता है समय। जब भी ऐसे आप ग्रीनविच से लेके चलेंगे तो समय बढ़ेगा, और जब ग्रीनविच से बाएं चलेंगे तो समय घटेगा। तो अगर यहाँ पर 0 है तो राइट में आप जा रहे हैं 5.5 घंटे, तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर इधर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अगर पूरे रूप में इसको कहा जाए, और ये देशांतर मानक रेखा है हमारे यहाँ की,
ये इलाहाबाद के पास से नैनी से गुजरती है। कई बार इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि वो मिर्जापुर करके कुछ प्रश्न पूछ लेता है, लेकिन वो वहां से गुजरती नहीं, माना यही नैनी ही जाता है, इलाहाबाद का जो नैनी है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? अब भारतीय मानक समय 82.5 से निकाला जाता है, तो 82.5 पे तो 10 बजे हैं। अब 82.5 से 92 के बीच में आप अंतर निकालिए कितना है, तो ये 9.5 डिग्री का अंतर आएगा। और मैंने आपको कहा कि 15 डिग्री पे 1 घंटे होते हैं, यानी कि 1 डिग्री पे 4 मिनट होते हैं। तो इस तरीके से 9.5 डिग्री पे 9 चौक 36 और आधे पे 2 38, तो यहाँ पे 10 बजे हैं, तो 12:30 पूर्वी देशांतर पर क्या हो जाएगा, 10:38 पूर्वी देशांतर पर। ये जो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यहाँ पर 10:38 पूर्वाह्न होगा। देख लीजिए, ऐसे इसको निकालेंगे, 92 से 82 को जब घटाएंगे तो 9:30 आ जाएगा, और एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर, तो 9:30 पर 38 मिनट का, क्योंकि दाहिने तरफ जा रहे हैं तो बढ़ जाएगा, तो 10:38 हो जाएगा। लेकिन सुबह की बात हो रही तो सुबह ही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, जून माह में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? अब दिन की जो अवधि का कंसेप्ट है, अब ये भी मैप से और कॉन्सेप्ट से दोनों को मिलाकर आप कर पाएंगे। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली दिया हुआ है। तो सूर्य का जो उत्तरायण होता है, उत्तरायण के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होने के कारण सर्वोच्च बिंदु पर होता है, और इस माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। तो कर्क रेखा के उत्तर में जब जाएगा सूर्य तो उत्तरायण होगा, दक्षिण में रहता है तो दक्षिणायन। अब यहाँ पर देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है वो सबसे उत्तर में है और सूर्य भी उत्तर में है। तो सूर्य जितना उत्तर में उत्तरायण की स्थिति में रहेगा, तो जितना उत्तर में कोई स्थान होगा वहां पर क्या होगा, दिन की अवधि बड़ी होगी, वहां पर दिन की अवधि ज्यादा होगी। तो ये दिन की अवधि यहाँ पर कहां पर ज्यादा होगी, दिल्ली में अधिकतम दिन की अवधि होगी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। कर्क रेखा के उत्तर में झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इस प्रश्न को आप सामान्य तौर पर ऐसे कर सकते हैं, मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बाकी यहाँ पर देखिए, ये कर्क रेखा क्या होती है ये तो आप जानते ही हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो कर्क रेखा होती है, और मणिपुर जो है ये उत्तर में स्थित है भारत के, सॉरी, वो कर्क रेखा के, भारत के नहीं, भारत में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब इसको आप कैसे देखेंगे, ये भी जो है ये बड़ा आसान काम होता है। ये आप देखिए, यहाँ पर ये 23.5 डिग्री ये रेखा दिखाई गई है, यहाँ पर ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये यहाँ पर ये जो रेखा दिखाई गई है, थोड़ा सा मैप में चेंज कर दूंगा आगे से। ये तो देखिए, ये मणिपुर जो है ये उत्तर में स्थित है, बाकी जो राज्य है वो वहां से गुजरती है या उसके दक्षिण में है। तो उत्तर में स्थित आपसे पूछा जा रहा था, तो ये मणिपुर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो मणिपुर ये उत्तर में स्थित हो जाएगा, बाकी जो है मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड ये सब दक्षिण में हो जाएंगे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। क्या ये बात सही है? कर्क रेखा जो है वो ऐसी रेखा है जो उत्तरतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के बाद लंबवत चमकता है। और दूसरा है, कर्क रेखा भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। दोनों स्टेटमेंट पर आप विचार कीजिए। चलिए, तो पहला हम देखते हैं, कर्क रेखा पर पड़ने वाले जो भारत के राज्य हैं वो 8 हैं, और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम ये राज्य हैं। तो इनके बारे में तो आप जान गए, तो दूसरा तो गलत हो गया, क्योंकि ये वहां पर 9 दिया है और ये राज्य है 8 राज्य। तो 8 राज्य ये दिए हैं, यही है, तो दूसरा तो गलत हो गया। अब पहले स्टेटमेंट पे अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। वैसे विषुवत रेखा पर, लेकिन अगर उत्तर में देखा जाए तो उस समय के लिए ये कर्क रेखा है, और दक्षिण में देखा जाएगा तो वो मकर रेखा हो जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है ये आज के टॉपिक का, फिर करंट हम देखने जा रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है?
पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो जनसंख्या के मामले में तो दूसरा स्थान है, सेकंड पोजीशन है, लेकिन जो क्षेत्रफल है उसमें सातवां स्थान है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। इतना बेसिक क्यों मैं करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और धीरे धीरे हम आगे कठिन की तरफ बढ़ेंगे। ये स्टार्टिंग है भूगोल की। तो क्षेत्रफल के लिहाज से रूस सबसे बड़ा है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चीन, ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत आता है। बत्तीस ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आप याद रखिएगा। ये 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भी इसको कहा जाता है, और ये ध्यान रखिएगा आप। वैसे सातवां है ये। ठीक है, चलिए अब आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। फेसलेस टैक्स स्कीम के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2017 में फेसलेस ई कर निर्धारण योजना का प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया था। और फेसलेस का अर्थ है कि करदाता को कर अधिकारी से मिलने की और आयकर कार्यालय जाने की कोई जरूरत नहीं है। फेसलेस नाम है, इससे आप ये जान सकते हैं। इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर वो बात तो उसमें भी सही की गई है, लेकिन ये जो केंद्रीय बजट 2020 की बात हो रही है कि 2017 की बात हो रही, तो 17 में नहीं किया गया था, ये 2019 में किया गया था। ई कर निर्धारण योजना का आरंभ जो ये किया गया था, ये 2019 में किया गया था, वहां 17। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, सन को देके कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। तो फेसलेस का अर्थ यही है कि करदाता को कर अधिकारी से मिलने की और आयकर कार्यालय जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? पारदर्शिता लाना। अगर मिलेगा तो कुछ मिठाई उठाई लेके जाएगा, और नहीं मिलेगा तो पारदर्शिता रहेगी, ऑनलाइन ही सब कुछ कर देगा। यही सब प्रयास गवर्नमेंट करती रहती है। और इस योजना में सुनवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर यथोचित प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद शीघ्र निस्तारण भी किया जाता है, शीघ्र सुनवाई की जाती है। तो कर संबंधी मामलों में कर अधिकारियों के जो प्रत्यक्ष संपर्क है, उनको कम करने के लिए सब प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पहला दिया हुआ 2017, तो 2017 नहीं 2019 में, और दूसरा ये सही है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, पैंगोलिन के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पैंगोलिन पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र सशल्क स्तनपायी जीव है। तो ऐसा क्या है? और दुनिया भर में पाई जाने वाली पैंगोलिन की 8 प्रजातियों में से 2 भारत में पाई जाती हैं। तो एकमात्र ऐसा जीव है, सशल्क स्तनपायी जीव है, ये बिल्कुल सही है। और अभी उड़ीसा वन विभाग के द्वारा पैंगोलिन के अवैध शिकार और व्यापार की रोकथाम के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को सख्त निगरानी की आवश्यकता पर बल दिए जाने की बात की गई है। और साइट्स के मुताबिक पैंगोलिन ऐसा स्तनपायी है जिसकी खाने और पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल की जा के कारण इसकी अवैध तस्करी की जाती है। जो 8 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती है, उनमें से 2 भारत में पाई जाती हैं। और भारत में जो पाई जाती है, चीनी पैंगोलिन और इंडियन पैंगोलिन। पड़ोसी चीनी है तो चीनी पैंगोलिन, और दूसरा इंडियन पैंगोलिन। और ये कहाँ पाई जाएंगी? पूर्वोत्तर में पाई जाएंगी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, टाइकाथॉन 2021 का उद्देश्य क्या है? प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देना। नाम पे आप जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। और विदेशी खिलौनों को खरीदना, कंप्यूटर का आधिकारिक प्रयोग करना। तो टाइकाथॉन है तो स्वदेशी खिलौना, टॉय से बना है, स्वदेशी खिलौने के विनिर्माण को बढ़ावा देने की बात इसमें हो रही है। और अभी रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं केंद्रीय, और कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है, इन्होंने 2021 के टाइकाथॉन का शुभारंभ किया है। तो ये दोनों नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी फैक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो स्वदेशी खिलौने के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह है। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में जल मार्ग के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? कहा के? पश्चिम बंगाल में। और कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कर रहा है। कितना ऋण मंजूर किया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 105 मिलियन डॉलर, 105 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक और भारत सरकार ने कोलकाता, पश्चिम बंगाल में अंतरदेशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 105 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर अभी हस्ताक्षर किए हैं, ये मंजूरी प्रदान की है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश में आकस्मिक कर्तव्यों के लिए गंगा नदी के किनारे महिला एनडीआरएफ टीम को तैनात किया गया? तो ये कौन है? कौन सा प्रदेश ऐसा है? और ऐसा करने वाला जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, और उन्होंने आकस्मिक कर्तव्यों के लिए गंगा नदी के किनारे महिला एनडीआरएफ टीम को हाल में तैनात किया है। तो ये यूपी याद रखिएगा। किस संगठन ने 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर एक वक्तव्य जारी किया है? भारत की जलवायु पर एक वक्तव्य, तो किसने जारी किया है?
जलवायु पर बात हो रही है तो कौन करेगा? मौसम संगठन भी कर सकता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सभा जो संस्था है वो भी कर सकती है, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संस्था भी कर सकती है। बड़ा टफ प्रश्न हो जाता है, इतना क्लोज जब ऑप्शन दे दिए जाते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय मौसम विभाग। आईएमडी ने 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य जारी करते हुए कहा है कि औसत भूमि सतह का तापमान सामान्य से अधिक था, और वर्ष 2020 रिकॉर्ड पर 8वां सबसे गर्म वर्ष उन्होंने घोषित किया है। तो ये किसने किया? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने किया है। अगला जो प्रश्न है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं वो आजकल थोड़ा-सा ट्रिकी पूछे जा रहे हैं, थोड़ा लेंदी पूछे जा रहे हैं, ट्रेडिशनल से थोड़ा-सा हट के। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा रोज करते रहिए, नोट्स थोड़ा बहुत बनाते रहिए, है ना? और टेस्ट जब आप देंगे तो आपको वो सारा रिवीजन आपका हो जाएगा। और अगर आप जीआईसी लेक्चरर या एग्रीकल्चर सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो आप व्हाट्सएप करिए 6307281212 पर, और वहां पर आपको एक कोर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी अगर आप इच्छुक हैं तो, जिससे कि आपका जीएस का जो पेपर है वो आसान हो जाए। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एनपीसी और क्यूसीआई के साथ शुरू किए गए वेबिनार का नाम क्या है? वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया गया, एनपीसी और क्यूसीआई के साथ शुरू किया गया, और इस वेबिनार का नाम है उद्योग मैराथन। ठीक है ना? जो क्यूआईसी है वो क्या है? क्यूसीआई ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, भारतीय गुणवत्ता परिषद। और जो एनपीसी की बात हो रही है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है। इन दोनों ने मिलकर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ में उद्योग मैराथन का आयोजन किया है, और प्रमुख उद्योग निकायों के साथ मिलकर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उद्योग मैराथन, है ना? वेबिनार जो है ये उद्योग मैराथन है। ये कोरोना के कारण बहुत सारे वेबिनार शुरू हुए। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल जो कि खबरों में था, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल है तो ये रेल मंत्रालय लॉन्च करेगा, और ये लॉजिस्टिक प्रदाताओं के लिए लागत कम करने, आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करने और माल परिवहन की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को भारतीय रेलवे की वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा। तो ये जो पोर्टल है, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर खूब पूछा जाता है, तो ये रेल मंत्रालय का है। नेक्स्ट, अगला जो है, यूनिसेफ के हालिया बयान के अनुसार किस देश ने नए साल के दिन सबसे अधिक जन्म दर्ज किए? सूडान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। तो आप सोच सकते हैं ऐसा करने वाला भारत ही हो सकता है, और लॉकडाउन का ये असर भी दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें नए साल के दिन 3,71,500 से अधिक बच्चे भारत में पैदा हुए हैं, है ना? और इस दौरान भारत, मतलब ये टोटल दुनिया में पैदा हुए हैं, सॉरी, और भारत में 60,000 बच्चे पैदा हुए उस दिन। एक्सट्रीमली सॉरी, पूरी इतना ज्यादा क्षमता भारत की, वैसे भारत कर सकता है लेकिन अभी नहीं है। तो 3,71,500 बच्चों में से 60,000 भारत में, भारत के बाद चीन और नाइजीरिया में, और फिर पाकिस्तान में बच्चों का जन्म हुआ है। और 2021 में औसत 84 वर्ष की जीवन प्रत्याशा के साथ 140 मिलियन बच्चे पैदा होने का अनुमान भी है। पूरे विश्व की बात ये हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना? ये 60,000 बच्चों के साथ भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार की घोषणा जब होगी तो मैं डिस्कस करूंगा। अगला जो प्रश्न है, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने किस मामले पर 2-1 के बहुमत से फैसला सुनाया? आपसे पूछा जा सकता है कि इस मामला जो है इस पे कौन सी पीठ गठित की गई थी, और इस प्रश्न का सही उत्तर है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केस। जस्टिस ए एम खानविलकर की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केस पर 2-1 से फैसला सुनाया। 2-1 का मतलब यह है कि 3 में से 2 एक पक्ष में थे, एक अलग थे, है ना? और केंद्र द्वारा शक्ति के उपयोग को उचित और वैध ठहराया गया इस परियोजना को मंजूरी देने के मामले में, और इसने भूमि उपयोग में बदलाव और पर्यावरण समिति की सिफारिशों में संशोधन की भी पुष्टि की है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केस याद रखिएगा, और इनका नाम है न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केस कैसा लगा आपको आज का डे 30 जरूर बताएं, और थोड़ा सा कमेंट वमेंट करके और लाइक करके उत्साहवर्धन करते रहें, लोगों तक इसको शेयर करते रहें। इस चैनल को आपकी सख्त जरूरत है, जिससे कि हम और प्रोग्राम आपके लिए विदिन वीक ला सकें, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम। लेकिन बस शर्त यही है कि कम से कम जितने लोग देखें वो जरूर इसको लाइक करें, पसंद आता है तभी, और शेयर जरूर करें। अगर 1-2 लोगों को आप भेजेंगे तो ये जल्दी ही इधर उधर फैल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।